कांग्रेस में अक्सर शैडो पीएम्स का इतना महत्व क्यों होता है? भले ही संजय गांधी हो, सोनिया गांधी हो या राहुल बाबा, सारे डिसीजंस उनके, सिंस उनके, क्राइम उनके, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फिगर भी वही, वो भी विदाउट एनी ऑफिशियल अथॉरिटी। पर सारा ब्लेम इलेक्टेड अथॉरिटी का। परफेक्ट क्राइम राइट? क्राइम की परिभाषा क्या होती है और उस परिभाषा को डिसाइड कौन करता है? अक्सर क्राइम को डिफाइन करना मुश्किल नहीं होता। एनी एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज अ क्राइम, लेकिन तब क्या जब क्राइम अगेंस्ट कंट्री को ही इतिहास से मिटाने की कोशिश हो। आज हमारे 9th एपिसोड में हम एक फाइनेंशियल क्राइम के बारे में बात करेंगे जो खुद को भारत के प्रथम परिवार बताने वालों के संवैधानिक पदों के तिरस्कार के आसपास रिवॉल्व करता है। हम बात कर रहे हैं मारुति उद्योग स्कैम और गांधी परिवार के खुद को भारत का राज परिवार समझने की। बात है उस दौर की जब एक 12वीं पास व्यक्ति ये जिद लेकर बैठा था कि वो भारत में इंडिजिनियस कार बनाएगा और साथ ही एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करेगा। This might not be the typical criminal story, but it is one of the biggest financial crimes committed by the Gandhi family against the middle class of this country. So let's delve into it. बात है सन 1970 की। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं, My son is a delicate young man, and with whatever money and energy he has modeled a car, not a posh one, but a fairly comfortable and suitable to Indian conditions. My son has shown enterprise and I just could not say no to him. If he is not encouraged, how can I ask other young men to take risk? लेकिन एक comfortable, suitable कार की जगह भारत को मिला एक स्कैम। लेट 60s में इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी को भारत में सस्ती और इंडिजिनस कार बनाने का मन हुआ बिना किसी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के। उन्हें अपने कनेक्शन द्वारा लंदन के रोल्स रॉयल्स प्लांट में 3 साल की अप्रेंटिसशिप मिली, जिसे केवल 2 में पूर्ण कर वो भारत लौटे। विनोद मेहता की किताब संजय स्टोरी की माने तो इन 2 सालों में संजय गांधी को केवल शराब और शबाब में इंटरेस्ट था। खैर, ये यहाँ रेलेवेंट नहीं है। नेहरू गांधी परिवार के भारत को अगर आपको याद होगा तो उसे लाइसेंस राज भी कहा जाता था। किसी भी मार्केट या सेक्टर में लाइसेंस प्राप्त करना आसान नहीं था। जहां दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लगभग गुजर चुकी थी, भारत सरकार ने कार बनाने के लिए LK झा के अंडर एक समिति बनाई जिसका उद्देश्य 1 साल में 6,000 रुपए प्रति कार की कीमत पर 10,000 कार्स बनाने के लिए टेंडर आवंटित करना था। कई अटकलों के पहले हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का प्रपोजल मीडिया को दिखाया गया, फिर रेनॉल्ट का। लेकिन संजय गांधी का विजन था कि ये बाकी प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई जाए। And you guessed it right. जैसे ही मिस्टर गांधी ने लाइसेंसिंग समिति की चेयरमैनशिप अपने अंडर ली, कार बनाने का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट संजय गांधी को मिल गया। मारुति 800 भारत की सबसे प्यारी चहेती कार थी, नोन एज द मिडिल क्लास कार। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसे भारतीय अपना मानते थे और आज भी मानते हैं, लेकिन इस कंपनी के गठन में इतने राज हैं जो आम भारतीयों से छुपाए गए। 9 नवंबर 1970 को संजय गांधी द्वारा गठित मारुति लिमिटेड को 50,000 कार्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उनकी मम्मी ने दिया, जिसके बाद हरियाणा के तब के मुख्यमंत्री बंसीलाल ने दिल्ली जयपुर हाईवे के पास ही 296.7 एकड़ जमीन मारुति लिमिटेड यानी गांधी परिवार को भेंट में चढ़ा दी। आपको बता दें कि बंसीलाल पर कई करप्शन के आरोप थे जो भारत सरकार यानी मिस्टर गांधी द्वारा इन्वेस्टिगेट होने थे, लेकिन उनका निष्कर्ष क्या निकला होगा ये आप समझ ही सकते हैं। इस जमीन से भी एक घोटाला जुड़ा है। मारुति लिमिटेड जिसके MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर संजय गांधी थे, उन्हें ये जमीन देते वक्त ऐसा दर्शाया गया कि वो नॉन एग्रीकल्चरल थी। हालांकि सच ये है कि 90% ऑफ द लैंड वाज एग्रीकल्चरल लैंड। लैंड रेट में घपला और साथ ही किसानों को केवल 8 घंटों की मोहलत दी गई किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। ये तो रही लैंड एक्विजिशन की बात। आगे का किस्सा कैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का मजाक बनाते हुए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तब्दील होता है, ये हम बताते हैं। संजय गांधी जिन्हें कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनके लिए खास रेजोल्यूशन पास किया गया ताकि वो कंपनी में 10 शेयर्स होल्ड कर सके, जहां बोर्ड मेंबर्स को 25 शेयर्स होल्ड करने होते थे। साल दर साल कैपिटल बढ़ता गया, जो कंपनी 1971 में 2.5 करोड़ रुपए के कैपिटल से बनी थी, जून 1972 में 10 करोड़ की हो गई। अब बिना किसी कार प्रोटोटाइप के
क्या आप डीलरशिप ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप अपनी मम्मी की जगह शैडो पीएम बनकर घूम रहे हो, मारुति लिमिटेड ने डीलरशिप डिपॉजिट के नाम पर देश भर से करीब 2.18 करोड़ रुपए जमा किए, इस वादे पर कि उन्हें कार 6 महीनों में मिल जाएगी। ऐसा हो ना सका और जब इमरजेंसी के दौरान कुछ डीलर्स ने वो डिपॉजिट वापस लेना चाहा ड्यू टू नॉन डिलीवरेंस, उन्हें MISA यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करवा लिया गया। अगर पॉइंट बाय पॉइंट इलैबोरेट किया जाए तो शायद इस वीडियो को पार्ट्स में बनाया जा सकता है, लेकिन अगर संक्षेप में बताऊं तो मारुति लिमिटेड के लिए भारत के हर पॉसिबल रिलेटेड रूल और रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई गई। हर मामले को एक सेंसिटिव मैटर की तरह ट्रीट किया गया। जो कार स्वदेशी होनी थी, बिना किसी फॉरेन इंटरवेंशन के वो शर्त तक नहीं मानी गई। संजय गांधी ने एक जर्मन डिजाइनर विली मुलर की मदद से पहला प्रोटोटाइप तैयार किया, जो अपने साथ जर्मनी से इंजन लाए थे गाड़ियों में फिट करने के लिए। जब इन प्रोटोटाइप का टेस्ट अहमदनगर के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में टेस्ट हुआ तो प्रोटोटाइप फेल हो गया। रिपोर्ट है स्टीयरिंग रोड में फेलियर के चलते गाड़ी का खड्डे में जा गिरी। फिर भी ऑफिशियली कार वाज ऑलराइट एंड इट वाज द ड्राइवर्स फॉल्ट। साथ ही सेंट्रल बैंक के चेयरमैन का टर्म तक रेन्यू नहीं किया, कारण कि उन्होंने संजय गांधी के 1.5 करोड़ रुपयों के लोन को खारिज किया। आयरनी तो ये है कि उस चेयरमैन को मिसेस गांधी ने खुद नियुक्त किया था। कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां ये क्लेम करती हैं कि मोदी सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जैसे CBI और ED का दुरुपयोग कर विपक्ष को कंट्रोल करना चाहती हैं, जबकि इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है। परंतु ये अक्सर वो दौर भूल जाते हैं जब दोनों इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने CBI इंक्वायरी जैसे धौंस दिखाकर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंडक्ट की थी। बात केवल मारुति लिमिटेड की नहीं है। एज अ प्राइवेट एंटिटी उस दौर में 2 और कंपनियां फ्लोट की गई थी, जिनका नाम था मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी MTS और मारुति हेवी व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड यानी MHV। ये सारी कंपनियां गांधी परिवार ओन्ड थी। मजे की बात तो ये है कि जब दोनों कंपनियां जो सो कॉल टेक्निकल सर्विसेज फीस MTS को देती थी, वही अगर लॉस में थी तो सन 74 में MTS के पास 1,54,545 करोड़ का सरप्लस कैसे था, वही 3 लाख से अधिक रिजर्व में। इंडिया टुडे की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार 74 में कंपनी के डिविडेंड्स 30% पर डिक्लेयर हुए, वहीं 75 में 8% पर, जिसमें अधिक फायदा गांधी परिवार को हुआ, और 81,396 टू बी एग्जैक्ट। बता दें कि इस कंपनी की MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर थी सोनिया गांधी और मेजर शेयर होल्ड थे संजय, सोनिया, राहुल और प्रियंका। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो ये भी थी कि एक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2.15 लाख का है, उससे गांधी परिवार ने सैलरी डिविडेंड के नाम पर केवल 5 सालों में 1.5 लाख से अधिक का मुनाफा कर लिया। इसके शेयर्स की वैल्यू लगभग 100% से ऊपर चली गई। ये एक टेक्निकल कंपनी कम बल्कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्यादा थी। अब आते हैं सोनिया जी पर। एक टेक्निकल सर्विस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कोई टेक बैकग्राउंड में भी? छोड़िए, इस विषय पर बात ना ही करें तो बेहतर है। मेरी अर्नब गोस्वामी जितनी ना तो पहुंच है और ना जेल मुझे सूट हो पाएगा। एक मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर 2 सालों तक यानी 73 से 75 तक सोनिया गांधी को 2500 रुपए दर महीने की सैलरी और 1% नेट प्रॉफिट पेएबल दिया गया। लेकिन क्या एक फॉरेन नेशनल भारत की किसी कंपनी का MD बन सकता है या उस कंपनी में शेयर होल्ड कर सकता था? जी नहीं, लेकिन शायद FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के रूल्स गांधी परिवार पर अप्लाई नहीं होते। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये सारे मॉनेटरी फायदे सोनिया या राजीव गांधी तक डायरेक्टली नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस सुप्रीमो रही सोनिया गांधी के इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्वमेंट के बारे में कितने लोग जानते हैं। जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस सत्ता के बाहर हुई, तब जनता दल सरकार ने गुप्ता कमीशन का गठन किया, जिसे मारुति लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा सौंपा गया। 1979 में पब्लिश हुई इस रिपोर्ट में वो सारी बातें शामिल हैं जो हमने आपको शुरू में बताई हैं। कैसे नेपोटिज्म के चलते भारतीयों के साथ खिलवाड़ किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मजाक बनाया गया, साथ ही एक फॉरेन नेशनल का इन्वॉल्वमेंट आज भी अंडर द रैप रखा गया है। लेकिन उस रिपोर्ट का हुआ क्या? सत्ता में वापस आते ही इंदिरा गांधी ने मारुति पैनल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस मारुति सागा में सभी शामिल थे, जैसे सी सुब्रमण्यम, आर के धवन, बंसीलाल, और जो नहीं थे उन्हें अपने करियर के डर से शामिल होना पड़ा। सालों तक संजय गांधी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह फंक्शन करते थे। हम इंदिरा गांधी द्वारा लिए गए डिसीजंस की निंदा तो कर देते हैं, लेकिन संजय गांधी के पैरेलल गवर्नमेंट को भूल जाते हैं। संजय गांधी के बाद गांधी परिवार और कांग्रेस में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का रिवाज सोनिया जी और राहुल बाबा ने चलाया था। आपको राहुल बाबा का प्रेस के सामने बिल फाड़ना तो याद ही होगा। अक्सर क्राइम को एक बक्से में बंद कर देखा जाता है। अगर किसी की जान नहीं गई या कोई आपदा नहीं हुई तो उसे उतना तवज्जो नहीं मिलता। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को अपना प्ले रूम समझ रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने हिसाब से मोड़ना भी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। फिर सत्ता में आकर उसे दबाना भी क्राइम है। साथ ही एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना भी एक क्राइम है।